देखो, कुछ ऐसे सब्सटेंस लिए गए थे। कुछ ऐसे सब्सटेंस लिए गए थे, उनमें नेचुरली, आप नेचुरली का मतलब समझते हैं ना। आप एक आप एक एग्जैक्टली जो अपने आप हो सकते। आप एक गेंद को छोड़ दीजिए, वो उछलते उछलते अपने आप रेस्ट में आ जाएगी, ये नेचुरली होगा। लेकिन आप गेंद को ग्राउंड में रख दीजिए, वो अपने आप कभी ऊपर उछलने लगती है क्या? रेस्ट में आना इज नेचुरल। किसी बॉल का, मत बात करो आपस में। किसी बॉल का रेस्ट में आना इज नेचुरल। लेकिन अगर कोई बॉल ग्राउंड पे पड़ी है, वो अपने आप एनर्जी लेके ऊपर उछलने लगेगी, दिस इज अननेचुरल। जो भी नेचुरल होता है, जो भी नेचुरल होता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब समझे? वो जो नेचुरली हो जाए। कुछ ऐसे सब्सटेंस लिए गए थे, उनमें नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली कुछ पार्टिकल्स का एमिशन होता है। केयरफुली स्टडी किया गया। ये जो रेज निकल रही है किसी एक सब्सटेंस में से, नेचुरली ये जो रेज निकल रही है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया नेगेटिव। और देखे कि ये जो रेज है, ये कुछ रेज पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेज नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ सीधी चली गई। यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया। ये फोटोग्राफिक प्लेट एजीबीआर होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। एक सब्सटेंस लिया जिसमें से नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली कुछ रेज एमिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये रेज कुछ पॉजिटिव की तरफ बढ़ गई, कुछ नेगेटिव की तरफ बढ़ गई, और कुछ सीधी चली गई। यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं, आगे से इसको पीपी लिखूंगा। ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? ये सिल्वर ब्रोमाइड से बना हुआ एक प्लेट होता है। ये रेज जब जाके सिल्वर ब्रोमाइड के इस प्लेट से टकराती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड के टूटने की वजह से जहां ये टकराता है, वहां हमें सिंटिल वहां हमें सिंटिलेशन नजर आता है, वहां हमें चमक नजर आती है। मतलब ये अगर सिल्वर ब्रोमाइड की प्लेट है, यहाँ कोई रेज आके, कोई हाई एक्सेलरेटिंग पार्टिकल आके, एक पार्टिकल जिसकी बहुत वेलोसिटी ज्यादा है, अगर वो आके सिल्वर ब्रोमाइड में टकराता है, तो जहां टकराता है वहां सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है। और उस टूटने की वजह से यहाँ हमें सिंटिलेशन नजर आता है। तो हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड हो गया। वी से द फोटोग्राफिक प्लेट इज अफेक्टेड। बहुत केयरफुली ये सबको देखा गया बहुत लंबे समय तक। फिर ये पता चला, ये रेज जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब पक्का से ये रेज पे चार्ज क्या था? नेगेटिव। और इस रेज में कुछ ऐसा पार्ट था जो नेगेटिव की तरफ भी डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब इसका चार्ज क्या रहा होगा? पॉजिटिव। और वो जो अनडिफ्लेक्टेड चला गया, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो नो चार्ज है। ये समझे? अब ये जो नेगेटिव चार्ज था, बाद में आपस ये जो पॉजिटिव चार्ज था, बाद में पता चला ये कोई रे नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। पहले हमें लगा था ये रेज है, बाद में पता चला ये पार्टिकल्स है। फिर इनको जो नेगेटिव चार्ज रेज मानते थे, फिर पता चला ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। और ये जो चार्ज है, ये जो न्यूट्रल है, ये दरअसल ये दरअसल गामा रेडिएशन है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ चुके हैं, तो उसमें गामा रेडिएशन आया था ना, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। वो जो गामा रे थी, वो ये गामा रे है। गामा रे को दिखाने के लिए आप यहाँ लैम्डा लिख सकते हैं। आप यहाँ लैम्डा लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इसके फ्रीक्वेंसी से लिख सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो आप एच न्यू से लिख देंगे। मतलब कुछ सब्सटेंस नेचुरली कुछ रेज एमिट करते हैं, कुछ सब्सटेंस नेचुरली कुछ रेज एमिट करते हैं। वो रेज दरअसल कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ न्यूट्रल। अच्छा, ये जो न्यूट्रल है, ये गामा
रेडिएशन है ये सब्सटेंस, ये रेडिएशन है, ये कोई सब्सटेंस, ये कोई सब्सटेंस नहीं है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली होता है। इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। अभी कुछ बताया नहीं है, बस एक हैपनिंग थी जो हमने ऑब्जर्व किया, बस वो समझा है। इसको एक्सप्लेन करेंगे। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, कोई तुमसे पूछे। एक बात और, ये जो रेडियो एक्टिविटी है, अगर मैं सब्सटेंस की बात करूं तो सब्सटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट, एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियर पार्ट में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब ये बेसिकली न्यूक्लियस है, और ये ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम को आप इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि उसके अंदर एक न्यूक्लियर वाला पार्ट होगा और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वाला पार्ट होगा। ये जो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन की मैंने बात करी है, ये जो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन की मैंने बात करी है, ये सब कुछ न्यूक्लियस से होता है। इसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से कोई लेना देना, ये जो सब कुछ मैंने समझाया है ये न्यूक्लियस से होता है। रेडियो एक्टिविटी टेक्स प्लेस फ्रॉम न्यूक्लियस and is known as nuclear phenomenon. It remains, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना हमने कि टेम्परेचर ज्यादा कम करने से एबर्स प्रोसेस में तुम्हें याद होगा 450 टू 500, प्रेशर 200 टू 900। ऐसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सब रिएक्शन में हम टेम्परेचर पढ़ते थे। मतलब केमिकल रिएक्शंस टेम्परेचर से, प्रेशर से, कैटलिस्ट से अफेक्टेड होते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिविटी का जो फेनोमेनन होता है, इसमें कोई कैटलिस्ट, कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे रिमेन अनइफेक्टेड, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। it remains unaffected by temperature, pressure, catalyst and other factors and other factors। 2 मार्क्स का तो यही क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन व्हाई रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन। क्या बोलोगे? रेडियो एक्टिविटी टेक्स प्लेस फ्रॉम न्यूक्लियस, known as nuclear phenomenon, and it remains unaffected by temperature, pressure, catalyst and other factors। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी क्या है? ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो हमें पता नहीं इसका क्या नाम देंगे। हमें कुछ नहीं पता इसका क्या नाम देंगे। तो जब कुछ नहीं पता होता तो हम क्या उठा लेते हैं मैथ से, एक्स वाई जेड। और इसके लिए क्या उठा लिया? अल्फा बीटा गामा। जो पॉजिटिव था उसका क्या नाम दे दिया अल्फा, जो नेगेटिव था उसका क्या नाम दे दिया बीटा, और जो गामा था वो गामा ही है, उसको गामा लिख देंगे। इसमें कोई डाउट है? अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करो डेफिनेशन में। ये जो अल्फा बीटा गामा का एमिशन होता है, ये जो अल्फा बीटा गामा का एमिशन होता है, ये हम कराते हैं कि खुद ब खुद होता है? और खुद ब खुद होने के प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियसली कहते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ, नहीं, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। जब एक न्यूक्लियस जब एक न्यूक्लियस बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब एक न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव, जब ये अल्फा एमिट करेगा, हीरो, इडियट, जब एक न्यूक्लियस अल्फा एमिट करेगा, इसको पेरेंट मान लेते, ये पेरेंट है, इसने एक अल्फा एमिट किया, तो जो बना उसको हम कह देते हैं ये डॉटर है, ये डॉटर 1 है। फिर इस डॉटर ने एक और पार्टिकल एमिट किया, वो बीटा होगा, तो जो बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? डॉटर 2। जब एक पेरेंट न्यूक्लियस अल्फा एमिट करता है, उस दौरान किसी भी हालत में बीटा एमिट नहीं होता। जब एक न्यूक्लियस बीटा एमिट करता है, एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम अल्फा एमिट नहीं होता।
मैं बोल रहा हूं जब वो अल्फा एमिट करेगा तो वो बीटा एमिट नहीं करेगा, और जब वो बीटा एमिट कर रहा है तो वो अल्फा एमिट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा कि एक एटम एक ही सिर्फ एमिट करेगा वो अल्फा। वो पहले अल्फा एमिट किया, फिर क्या एमिट किया, बीटा। और तुम इसको एज अ होल देखोगे, ये सब इतनी जल्दी होता है, तुम्हारी सोचने समझने से पहले हो जाता है। तुमको क्या दिखेगा, इसने क्या एमिट किया, अल्फा एंड बीटा। लेकिन एट द सेम टाइम क्या, नहीं, इट एमिट्स अल्फा और बीटा, दोनों एमिट करेगा, लेकिन एक साथ। जब अल्फा कर रहा है तो बीटा नहीं करेगा। तो क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा। अब क्या होता है ये देखो, सपोज इस पेरेंट ने एक अल्फा एमिट किया, डॉटर वन बना, फिर इसने एक बीटा एमिट किया। सुनिए, तो रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन, अच्छा हाँ, मैं क्या कह रहा था, पेरेंट ने एक अल्फा एमिट किया, डॉटर बना वन। पेरेंट ने डॉटर ने एक बीटा एमिट किया, बना D2। इसके अंदर थोड़ी एनर्जी ज्यादा है। ये क्या करता है, अपनी एनर्जी कम करने के लिए, ये अपनी एनर्जी कम करने के लिए ना अल्फा एमिट करेगा ना बीटा एमिट करेगा, अब ये थोड़ी एनर्जी एमिट कर देता है। ये एनर्जी क्या है, गामा। अब ये क्या बन गया, D2। अच्छा सुनो, अरे सुन तो यार, जब ये अल्फा एमिट करेगा तो डॉटर बनेगा, जब ये बीटा एमिट करेगा तो ये डॉटर बनेगी, जब ये पार्टिकल एमिट करेगा तो वो चेंज हो जाएगा। अब इसने कोई पार्टिकल एमिट नहीं किया है, इसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एमिट की है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है, इन फॉर्म ऑफ गामा। अच्छा, ये जो एनर्जी एमिट करता है, हम इसको कहते हैं ये अनस्टेबल है। ज्यादा एनर्जी किसी भी सिस्टम को अनस्टेबल करता है, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी एमिट करके क्या बन गया, स्टेबल। आप समझे, कोई डाउट है। अच्छा, अब पूरी कहानी कैसी होगी, रेडियो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियस फ्रॉम एन अनस्टेबल। ये क्या था, ये न्यूक्लियस किसी भी कारण से अनस्टेबल था, अब ये क्या बन गया, स्टेबल। और ये स्टेबल बनने के लिए या तो अल्फा एमिट किया होगा या फिर बीटा एमिट किया होगा। जो डॉटर बना होगा उसके अंदर थोड़ी एनर्जी ज्यादा रह गई होगी, वो गामा के फॉर्म एमिट कर दिया, अब ये स्टेबल होगी। कहानी समझ आई, रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन समझ आया। ब्रो कुछ भी, बीटा बीटा, ऐसे 10 बीटा के बाद एक अल्फा फिर गामा, कुछ वो जो तू सोच सकता है वो सब हो सकता है, लेकिन एट ए टाइम अल्फा और बीटा नहीं हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 5 बीटा हो गए फिर एक अल्फा हो गया, 3 अल्फा, एक बीटा, 10 अल्फा, 14 बीटा, फिर एक गामा, कुछ भी हो सकता है। गामा लास्ट में, एनर्जी ज्यादा होगी, वो थोड़ी एनर्जी लॉस करके फिर स्टेबल हो जाएगा। हाँ, गामा लिख सकते हो या इसमें लिख सकते हो। रेडियो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ, क्या लिखेंगे, अल्फा और बीटा एंड, ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा फ्रॉम एन अनस्टेबल, हाँ, अनस्टेबल न्यूक्लियस टू फॉर्म, हाँ, टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियस। कंपैरिजन ऑफ अल्फा, देखो इधर है, अल्फा, अगर चार्ज की बात करें तो ये पॉजिटिव है, ये
नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करूं तो ये 2 यूनिट है। ये ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही होगा, और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका कोई चार्ज नहीं है। मास, क्या बोल रहे हो? अल्फा, बीटा एंड गामा। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। अमाउंट ऑफ चार्ज की अगर बात करूं तो इसका 2 यूनिट होता है। इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही होता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर मास की बात करें, ये ये बहुत ज्यादा हेवी होता है। 4 एटॉमिक मास यूनिट। 4 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 केजी, उसका 4 टाइम्स। अच्छा, इसका मास कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये, इसका कोई मास? हाँ, सब वही है। ये बात समझे? अच्छा, अगर मैं सिंबल की बात करूं, बड़ा ध्यान से सुनना। एक हीलियम, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तुम ये 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दो। ये क्या बनाया मैंने? ये अभी क्या बनाया मैंने? एक हीलियम है ये। हीलियम ही है जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाने की वजह से हीलियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलेंगे? डबली आयोनाइज्ड। इसको हम कहते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम। अच्छा, आप बताइए इसका कितना मास हो गया? कितने यूनिट हो गए इसमें? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसका मास कितना हो गया? 4 AMU। इसका मास कितना हो गया? 4 AMU। और इसका चार्ज कितना हो गया? देखो क्या लिखा मैंने, इसका चार्ज कितना लिखा है? 2 यूनिट। इसका मास कितना लिखा है? 4 एटॉमिक मास यूनिट। बेसिकली अल्फा पार्टिकल क्या है? डबली आयोनाइज्ड, डबली आयोनाइज्ड हीलियम। एक हीलियम ले लेना जिसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे, उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देना, जो बचेगा उसको कैसे लिखोगे? He++। इसका चार्ज 2 यूनिट हो गया और मास 4 MU। यही तो है अल्फा। हीलियम क्या होता है? हीलियम एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन को देखोगे, ये 2 नेगेटिव चार्ज है और 2 प्रोटॉन मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज। तुमने अगर इलेक्ट्रॉन हटा लिया तो इस पॉजिटिव को बैलेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब इसका चार्ज क्या हो गया? हीलियम। एक प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, तो इसका चार्ज क्या हो गया? 2 यूनिट। और इसका मास कितना हो गया? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन की वजह से मास कितना हो गया? 4 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब एक अल्फा पार्टिकल बेसिकली एक डबली आयोनाइज्ड हीलियम है, और एक बीटा पार्टिकल क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप में से किसी ने मुझे सवाल नहीं पूछा, अगर रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस से होने वाला फेनोमेनन है तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं, फिर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। खैर वो बात की बात है, वो आगे देखें। ये थोड़ा ध्यान में रखना, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फेनोमेनन और इलेक्ट्रॉन निकलने की बात कर रहा हूँ, जबकि न्यूक्लियस में कभी भी इलेक्ट्रॉन, हमारे पास मैथमेटिक्स है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में रह ही नहीं सकते। पॉसिबल, वी हैव मैथमेटिकल प्रूफ फॉर। यहां तक समझ आया? नेक्स्ट। अच्छा, सबसे भारी कौन है? अल्फा। और सबसे हल्का? इसका कोई मास नहीं है ना, इसका कोई मास ही नहीं। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? गामा की। गामा की वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट।
बीटा की वेलोसिटी होती है लाइट की वेलोसिटी से थोड़ी कम या उसके बराबर, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लाइट वेलोसिटी ऑफ, लेस देन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। और अल्फा की वेलोसिटी होती है c/10, ये c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसकी इसकी वेलोसिटी लाइट के 1/10 टाइम होती है। मतलब सबसे ज्यादा कम, सबसे कम वेलोसिटी किसकी हो गई, अल्फा की, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी, इंटरमीडिएट, मीडियम। ये बात समझ। नेक्स्ट, अच्छा काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अल्फा के लिए वेलोसिटी कम है, लेकिन अल्फा का मास, इसका कोई मास है ही नहीं, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। बीटा में काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि इसका मास है, इसका मास, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 7500 टाइम्स द मास ऑफ बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास और बीटा पार्टिकल के मास में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इतना ज्यादा मास होने की वजह से, भले ही अल्फा की स्पीड कम है, लेकिन अल्फा की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बीटा से बहुत ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, हाईएस्ट, इसका क्या होगा, लोएस्ट, और इसका क्या होगा, मीडियम। इसका होगा ही नहीं, मतलब मैंने लोएस्ट लिख दिया, कुछ नहीं होगा, काट दो। ये बात समझे, बोलो। मैं अल्फा बीटा गामा के काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका कोई मास नहीं है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इन दोनों में अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो इसकी वेलोसिटी कम है, तो ऐसा लगता है इसकी वेलोसिटी कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ऐसा लगता है। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, लेकिन आपको मास को भी कंसिडर करना चाहिए। और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो बीटा से 7500 टाइम ज्यादा होता है, मास डोमिनेट कर जाता है। अल्फा की काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट हो गई, बीटा की मीडियम है, इसकी है नहीं। अगर कंपैरिजन में लिख रहे हो तो ये नेग्लिजिबल है, लोएस्ट है या नहीं है, ऐसा लिखो। नेक्स्ट, अच्छा अब अगर मैं, हाँ बोलो, 7500, इधर देखो, पहले एक और वर्ड लिख देते हैं, फिर आगे फायदा हो जाएगा। अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें, किसकी स्पीड सबसे ज्यादा और मास नहीं है, गामा की, गामा की स्पीड सबसे ज्यादा और उसका मास नहीं है। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो मैं यहां पे एक ब्लॉक लेता हूं, मैं यहां पे एक ब्लॉक लिया। अच्छा मैं इससे अल्फा पास करा रहा हूं, सपोज ये कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो अल्फा यहां गया और 0.5 में जाके रुक गया, 0.5 सेंटीमीटर में जाके रुक गया, क्योंकि अल्फा की वेलोसिटी कम है और उसका मास ज्यादा है, तो वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। मतलब, अच्छा अब अगर मैं यहां से बीटा पास करा तो बीटा यहां से पास हो जाएगा। मतलब बीटा को रोकने के लिए मुझे यहां पर एक और ब्लॉक लगाना चाहिए, तब जाके बीटा रुकेगा ना। और अगर मैं इसमें से गामा को पास कराऊंगा तो गामा इसमें से भी पास हो जाएगा। गामा को रोकने के लिए मुझे ये ब्लॉक और थिक लेना चाहिए। गामा का मास ही नहीं है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब गामा सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा और अल्फा बहुत कम कर रहा है। तो पेनिट्रेशन पावर में कौन जीतेगा, गामा। इसका पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट होगा, इसका नहीं समझे, ये समझे, ये लोएस्ट होगा, और इसको क्या लिखेंगे, इंटरमीडिएट। इसमें कोई डाउट है, बेशक समझ गए। अच्छा काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो गई।
काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी। काइनेटिक एनर्जी इसकी हाईएस्ट है, इसकी है ही नहीं। और इसका इंटरमीडिएट। अच्छा, अगर मैं हीटिंग इफेक्ट की बात करूं या डेंजरस इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन पावर, अगर मैं इनकी बात करूं तो डेंजरस इफेक्ट, इधर देखो, अगर मैं एक स्किन लेता हूं और इसमें अल्फा पार्टिकल आके गिर रहा है और बीटा पार्टिकल आके गिर रहा है और गामा आके गिर रहा है, किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है? गामा। गामा पास हो जाएगा। किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? अल्फा। अल्फा जब आके यहां टकराएगा तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? हमेशा पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है क्या? वो ऊपर से नीचे गिरेगा तब काइनेटिक पोटेंशियल की बात होती है। मैं कह रहा हूं किसी जगह पे स्ट्राइक करेगा, एक बुलेट जाके इस पे स्ट्राइक करता है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आग लगा देगा ना, हीट एनर्जी। अच्छा ये बताइए, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा अल्फा की है, तो हीटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन देगा? अल्फा। और यहाँ जला कौन देगा ज्यादा? अल्फा। मतलब डेंजरस इफेक्ट किसका हाईएस्ट होगा? अल्फा का। इसका क्या होगा? कम। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? अल्फा। इसका क्या होगा? कम। इसका क्या होगा? इंटरमीडिएट। आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर मतलब आपके पास कंटेनर में गैस, आपके पास कंटेनर में गैस है, इसमें आप गैस को चाहते गैस आयोनाइज हो जाए, यानी कि सपोज तुम्हारे पास हीलियम है, तुम चाहते हो हीलियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके He+ बन जाए, मतलब ये आयोनाइज हो गया ना। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस गैस को आयोनाइज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वो एनर्जी सबसे ज्यादा कौन दे सकता है? अल्फा। मतलब आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? अल्फा का, बीटा का, इंटरमीडिएट और गामा का, सबसे कम। अच्छा, ये जो लास्ट के 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये किस वजह से आया? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। मतलब ये एक पैकेट है पूरा अल्फा का। गामा रे, गामा रे बर्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है तुम? मैंने बात करी थी हीरो लोग, अभी मैंने बात की थी एक सब्सटेंस होगा, वो स्पॉन्टेनियसली क्या एमिट करेगा तनवीर? अल्फा और बीटा एंड गामा, ये अपने आप करेगा ना, नेचुरली करेगा। अच्छा, फिर यहां क्या लगा दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां नहीं यार, अब इधर देख, अल्फा डिफ्लेक्ट करेगा और बीटा भी डिफ्लेक्ट करेगा ना। लेकिन ये बताइए, ज्यादा मास किसका है? अच्छा, अल्फा भी मूव कर रहा है और बीटा भी मूव कर रहा है, मतलब दोनों में क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ मोशन किसमें ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है। तो ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन करेगा? अगर, सुनो सुनो समझाने दो। एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है, एक बीटा पार्टिकल जा रहा है। अच्छा, दोनों में इनर्शिया ऑफ मोशन है। अब वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जिस रास्ते में जा रहा है उसी में जाएंगे। और इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा होता है उसकी इनर्शिया ज्यादा होती है। तो अल्फा और बीटा में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? अल्फा का। मतलब डिफ्लेक्शन किसका कम होगा? अल्फा का। बीटा ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा क्योंकि बीटा में मास कम है, उसका इनर्शिया ऑफ मोशन कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो डिफ्लेक्शन ऑन फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? यहां लिख देता हूं, यहां जगह डिफ्लेक्शन। फिर समझा रहा हूं, इधर देख, यहां अल्फा जा रहा है और बीटा भी जा रहा है, और तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दोनों इनर्शिया ऑफ मोशन में, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा रहेगा, मतलब वो जिस रास्ते में जा रहा है उस रास्ते में चला जाएगा। किसका मास ज्यादा है? अल्फा का। और किसका मास कम है? बीटा का। अच्छा, इसका मास ज्यादा है मतलब इसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा रहेगा, ये डिफेक्ट करेगा लेकिन कम। और इसका मास कम है मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन कम है, तो इसका डिफ्लेक्शन
मतलब अगर तुम एक एवरेज लोगे तो ये जितना डिफ्लेक्ट करेगा और ये जितना डिफ्लेक्ट करेगा ये ज्यादा होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होगा? मिनिमम। ये क्या होगा? मैक्सिमम। अच्छा इसके लिए क्या लिखोगे? ये तो होगा ही नहीं। देखिए बात मत करो बस। अगर कोई रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है तो क्या क्या ओबे करते हैं वो देखो। एक एटम ले लेना। ए, एक एटम ले लेना। वो अनस्टेबल होगा। वो कुछ रेडियो एक्टिव वो कुछ रेडियो एक्टिव डीके करेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ये समझे? एक एटम है जो अनस्टेबल था। हम मैं ये नहीं बोल रहा कि अनस्टेबल होने का रीजन क्या, क्यों अनस्टेबल था। मैं कह रहा हूं एक एटम था जो अनस्टेबल था। उसने कुछ रेडियो एक्टिव उसने कुछ रेडियो एक्टिव डीके करा और वो क्या हो गया? स्टेबल। अच्छा ये जो रेडियो एक्टिव डीके हुआ है ये क्या हुआ है वो लिख रहा हूं मैं। सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके अनस्टेबल, या न्यूक्लियस लिख लो, एटम हैविंग अनस्टेबल न्यूक्लियस ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डीके, unstable nucleus emits either alpha or beta and is अच्छा अल्फा और बीटा एंड गामा। एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा is considered to be primary effect and gamma emission as secondary effect। नंबर 3 जो बातें बताई वही लिख रहा हूं, समझ आ रहा है? अल्फा और बीटा का निकलना प्राइमरी है लेकिन गामा का निकलना सेकेंडरी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वो निकलेगा, एनर्जी अगर ठीक ठाक है तो वो नहीं निकलेगा, अल्फा और बीटा निकल के काम हो जाएगा। अच्छा थर्ड, ड्यूरिंग, हाँ अनस्टेबल होगा तो ही गामा एमिट करके वो स्टेबल हो जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी एमिट कर देगा। लेकिन अगर वो स्टेबल हो गया तो क्यों खामखा एनर्जी एमिट करेगा? इसलिए अल्फा और बीटा का निकलना मैं प्राइमरी बोल रहा हूँ। ये सेकेंडरी निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव एमिशन ओनली वन एमिशन टेक्स प्लेस एट अ टाइम, आइदर अल्फा और बीटा at any given point of time। नंबर 4, ये समझे? अच्छा ये समझे? हाँ नंबर 4, द पेरेंट nucleus does not remains the same on emission of alpha or beta। on emission of alpha or beta, the mass number and atomic number, comma they changes not necessarily both
बट चेंजेस। इसका मतलब समझे, जब अल्फा और बीटा का मिशन होता है, जब पेरेंट न्यूक्लियस अल्फा या बीटा का एमिशन करेगा, तो उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि दोनों ही चेंज होगा, लेकिन कुछ चेंज हो सकता है, दोनों चेंज हो जाए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इस लाइन का मतलब समझे क्या? जब एक न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, मैं अगर सोडियम की बात करता हूं, ये ऊपर वाला क्या है, मास नंबर, और ये नीचे वाला क्या है, एटॉमिक नंबर। तो जब एक अल्फा या बीटा का एमिशन होगा, सपोज इसने अल्फा एमिट किया, तो इस केस में मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चेंज होगा। लेकिन अगर यही सोडियम, पहली बात तो ये एमिट नहीं करेगा, दूसरा कुछ लेंगे, अगर यही सोडियम बीटा एमिट करता है, तो मास नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा। तो यही लिखा है मैंने, द मास नंबर एटॉमिक नंबर, ये क्या लिखा है मैंने, 10 चेंजेस, नॉट नेसेसरली बोथ बट चेंजेस। हाँ बोलो यार, उस पर गया नहीं हूं मैं, अभी जितना बताया उतना समझे कि नहीं वो, इसमें कोई डाउट है? डाउट है, एक बार और बोलूं, देख, अगर एक एलिमेंट है हमारा ए और जेड, इसका मास नंबर कितना है ए, और एटॉमिक नंबर कितना है जेड, अगर ये अल्फा एमिट करता है, चलो एक बार के लिए बता देता हूं, अगर ये अल्फा एमिट करता है एक, तो इसका मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा 4 यूनिट? और को खड़े हो जाओ 2 मिनट, मैं कह रहा हूं ये एक अल्फा एमिट करेगा, समझते क्या? और को अल्फा क्या बताया था, डबली आयोनाइज्ड हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन थे? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, मतलब उसका मास नंबर कितना है 4। तो एक अल्फा निकला है, मतलब मास नंबर कितना कम होगा 4, और कितने प्रोटॉन निकले 2, तो एटॉमिक नंबर कितना कम होगा 2। मतलब अगर एक एटम, एक न्यूक्लियस अल्फा एमिट करता है एक, तो उसका मास नंबर कितना कम होगा 4, क्योंकि एक अल्फा मतलब एक डबली आयनाइज्ड हीलियम, और एक हीलियम का न्यूक्लियस निकलना मतलब वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लेके निकल रहा है, तो मास नंबर कितना कम होगा 4, और एटॉमिक नंबर कितना कम होगा 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन है, और मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। ये बात समझ गए? बैठ जाओ। लेकिन अगर यही, लेकिन अगर यही वाई ए जेड, यही एक्स जेड अगर बीटा एमिट करेगा, तो उसका मास नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो समझाऊं। मतलब अब तुम देखो, अगर अल्फा और बीटा चेंज हुआ है, नहीं, अगर अल्फा और बीटा एमिट हुआ है, तो न्यूक्लियस में चेंज तो आया ना, यहां दोनों में चेंज आया, यहां सिर्फ एक में चेंज आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, अब मानो इसकी एनर्जी ज्यादा है, मान लो इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो बुक में पता है कैसे लिखा रहेगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा यहाँ स्टार। स्टार मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है। केमिस्ट्री में स्टार का मतलब ये एक्साइटेड है, इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। अब इसके, अगर इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या एमिट करेगा, गामा, और ये क्या बनेगा, एक्स। अब इसमें स्टार नहीं रहेगा, और इसका मास नंबर कितना होगा A-4, और एटॉमिक नंबर कितना होगा Z-2। अब मानो ये भी स्टार है, मतलब इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या एमिट करेगा, गामा, और ये क्या बन जाएगा, X A Z+1। अब समझ आया? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्राइमरी है, ये वाला पार्ट, यहां सब कुछ बदल रहा है, और ये वाला पार्ट जरूरी नहीं ये होगा, हो भी सकता है, ये सेकेंडरी। तो तुम्हें क्या समझाया, जब अल्फा एमिट होगा तो मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों चेंज होगा, लेकिन जब बीटा एमिट होगा, तो मास नंबर में कुछ चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा। वो मैं अभी लिखूंगा और डिटेल्स में, तो तुम्हें समझ आएंगी बातें। लेकिन जो मैं यहाँ लिखा हूं, वो एग्जाम्पल से देखो समझ आ रहा है कि नहीं। दोनों चेंज होगा ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन कुछ तो चेंज आएगा, एटलीस्ट एक तो बदलेगी। ये बात समझे? चलिए लिखिए। हाँ बोलो। ऐड कहाँ है, मैंने यहाँ एरो दिया ना, ऊपर दिया ना मैंने, ऐसे एरो थोड़ी दिया है। हाँ ब्रो, तू लिख ना ब्रो, चिंता क्यों कर रहा है, बाद में समझा रहा हूँ ना, लिखो। अरे लिख। দাদা বুঝতে পেরেছেন, দাদা আপনি বুঝতে পেরেছেন, আপনি উপরে বসুন, অসুবিধা আছে উপরে বসতে? আচ্ছা।
আপনি তো ভালোই ফাঁকি মারছেন, আসছেন না। আর আপনি আগের দিন অ্যাবসেন্ট ছিলেন কেন, লাস্ট দিন লেট হয়ে গেছে? ওই ক্যালোরিমেট্রি নিউমেরিক্যালস কোশ্চেন রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দেবো, দেখে নিন। না না, দাদাকে জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, এটা বড় দাও, ওটা ছোট। दोनों दादा बेस्ट है। नॉर्थ पॉइंट के तुम लोग के जितने भी है ना, सारे अच्छे हैं। नॉर्थ पॉइंट का कोई बदमाश बच्चा नहीं है। मतलब भगवान अब मेरे से कोई बदला ना निकाले, बट नॉर्थ पॉइंट के जितने स्टूडेंट्स तुम लोग आए हो, और कोई जैसे तो नहीं है। परेशान हो गया हूँ मैं तुमसे। क्या मोबाइल क्यों चला रहे हैं? तुम स्टेटस देख रहे हो उसका? उससे मांग रहे हो? तो अच्छा। ये सब कुछ रिकॉर्डिंग। देमन ना, ए सुनो, चेंजेस ड्यूरिंग अल्फा और ए सुनो, एक एटम, वो एक अल्फा इमिट कर रहा है। एक अल्फा निकलना मतलब 4 मास नंबर होगा, एटॉमिक नंबर 2 होगा। तो जो बनेगा वो एक्स नहीं रहेगा, वो वाई हो जाएगा। जो एक्स से अल्फा इमिट करके बनेगा वो वाई हो जाएगा। एटॉमिक नंबर चेंज हो गया ना, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया मतलब ये एलिमेंट कुछ और हो गया। अच्छा, मास नंबर कितना चेंज होगा? 4। और यहां हम क्या लिखेंगे? अल्फा 4 2, ये समझे? अब इसको ऐड कर लो, ये 4 आ जाए, ये ए आ जाएगा, इसको ऐड कर लो, ये जेड आ जाएगा। तो समझ, नहीं समझ? अगर ये एक अल्फा इमिट करता, अल्फा एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर, ये बताइए ये मास, और ये कैसे कहां से लेके निकले? ये तो कंजर्व रहता है ना, कहीं से तो लेके निकला ना ये। एक अल्फा मतलब मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, ये कहां से लेके निकला है? इस न्यूक्लियस से। और जो नया न्यूक्लियस रहेगा, जो नया न्यूक्लियस रहेगा, मैं उसको वाई लिख रहा हूं, उसका एटॉमिक नंबर कितना कम हो चुका होगा? 2। और मास नंबर कितना कम हो चुका होगा? अब ये यहां अच्छा नहीं लगता, तो यहां मैं प्लस कर दे रहा हूं। अब समझे? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब बीटा की बात करते हैं, ये है। अच्छा, क्या लिखो? लिखो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ड्यूरिंग एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, एटॉमिक नंबर decreases by 2 and mass number जबरदस्त इंक्रीजेस बाय 4। ये इंक्रीज है, होश में तो रहो। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट। ये समझे? एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, द चेंजेस इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर रेडियम, अगर रेडियम 228 और 88 एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो जो एक्स बनेगा वो 224, और ये कितना होगा? 86 प्लस अल्फा 4 2।
ये था अल्फा पार्टिकल ड्यूरिंग बीटा पार्टिकल एमिशन। ये आपको थोड़ा अच्छा से समझना चाहिए ये कैसे होता है। अगर एक न्यूक्लियस की बात करें, ये हो गया लिखना, लिख लो अल्फा, तुमको समझ में कम आता है। देखो एक एटम में ये जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। इस न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन है। सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं इनको हम कहते हैं फंडामेंटल, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है इनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। उसमें जो प्रोटॉन होता है वो थोड़ा स्टेबल होता है और ये जो न्यूट्रॉन होता है ये रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। अगर न्यूक्लियस की बात करूं मैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रोटॉन ज्यादा स्टेबल होता है, न्यूट्रॉन रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। लेकिन इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़कर, हाँ हाँ, तो ये रिलेटिवली अनस्टेबल है। अब क्या होता है, एक न्यूट्रॉन रैंडमली टूटता है और टूट के हमें देता है एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़कर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये जो ब्लैक डॉट्स में लगा रहा हूं ये प्रोटॉन नहीं है, ये न्यूट्रॉन नहीं है। ये क्या हो सकते हैं, ये न्यूट्रिनो हो सकते हैं, ये एंटी न्यूट्रिनो हो सकते हैं, या और भी पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मेसन पार्टिकल्स। ये मेसन हो सकते हैं। ये मेसन भी दो तरह के हैं, म्यू मेसन, पाई मेसन। मतलब न्यूक्लियस में ये सब कुछ मिला जुलाकर एक न्यूक्लियस स्टेबल बनता है। और ये जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है ये कॉन्स्टेंटली एक इक्वेशन ओबे करता है। क्या हुआ तुम, ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, इसका कोई मास नहीं है, इसका एक चार्ज है -1, इसको ऐसे लिखते हैं ना। और एक एंटी न्यूट्रिनो देता है, इसको हम लिखते हैं न्यू बार। और प्रोटॉन को कैसे लिख सकते हैं, +1 0। कोई डाउट है इसमें, ये समझे। अच्छा, न्यूक्लियस में कौन नहीं रह सकता है, इसको हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। जब ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है और जब ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, एक न्यूट्रॉन टूट के क्या देता है, प्रोटॉन, एक बीटा पार्टिकल और एक एंटी न्यूट्रिनो। इसमें कोई डाउट है। अच्छा एक बात बोलो, नहीं वही बता रहा हूं, ये जो बीटा पार्टिकल है ये सिर्फ न्यूक्लियस के बाउंड्री के अंदर, और ये न्यूक्लियस के बाउंड्री से बाहर आ गया, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब कहानी क्या हुई वो सुन। एक न्यूट्रॉन खर्च हुआ और एक प्रोटॉन बन गया ना, तो मास नंबर में कोई चेंज आएगा, ऐसे समझो। मास नंबर क्या होता है, बता रहा हूं। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन में। सपोज ये कितना है 10 और ये कितना है 10, और एक न्यूट्रॉन टूट गया, टूट के क्या दिया, एक प्रोटॉन, एक बीटा पार्टिकल और एक एंटी न्यूट्रिनो। तो जैसे ही न्यूट्रॉन टूटा ये क्या हो गया 9। अच्छा, ये टूट के क्या दिया, प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल बाहर आ जाएगा,
तो बीटा पार्टिकल काउंटिंग में नहीं आएगा, और ये टूट के क्या बना, एक प्रोटॉन ना, तो प्रोटॉन एक बढ़ गया, ये कितना हो गया 11, ये पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 20। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर मतलब पहले ये 10 था, अब कितना हो गया 11, तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया ना, मतलब मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया। और ये जो बीटा पार्टिकल था ये न्यूक्लियस के अंदर, अब ये बाहर आ गया, ये समझे कैसे होता है बीटा पार्टिकल के एमिशन, एक इलेक्ट्रॉन के एमिशन। इतना सब कुछ नहीं पढ़ने से भी चलेगा, या लिख लो, तो मैं क्या लिख दूं, ड्यूरिंग बीटा पार्टिकल एमिशन देयर इज नो चेंज इन द, देयर इज नो चेंज इन mass number but atomic number increases by, atomic number increases by 1, there is no change in mass number but atomic number increases by 1। इसमें कोई डाउट है, देख लो, ये अल्फा का था, ये बीटा का है। ड्यूरिंग एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर ए और इसका मास नंबर है, और इसको स्टार देते हैं ये बताने के लिए इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी एमिट करेगा एक्स ही रहेगा, ना मास नंबर बदलेगा ना एटॉमिक नंबर, प्लस यहाँ क्या लिख देंगे सिर्फ एनर्जी, ये स्टार एनर्जी के लिए। ड्यूरिंग एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन देयर इज नो चेंज इन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक, देखो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, मतलब बोलो, करते तुम्हें कौन बोला नहीं करते, करते हैं। अभी इतनी एडवांस हम बात करेंगे उस पर, अगर इतने से मास से इतनी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती थी तो फिर ये वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने लगाया नहीं, इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स है, काफी सारी बातों का ध्यान रखना होता है, कर रहे हैं हम धीरे धीरे। ये क्या बनाई है मैंने, ये क्या है ग्रुप, 1 है ये, 2 है ये, 3 है ये, 4 है ये, 5 है ये, 6 है ये, 7 है ये, 8, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 13 14 15 16 17 18, ये है 3B,
ये है 4b, ये है 5b, 6b, 7b, ये 8 है। ये तीन 8 के सब ग्रुप है, 8, ये तीन, ये है 1b, ये है 2b। टोटल कितने पीरियड्स होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पीरियड्स। कौन सी पीरियड टेबल है भाई? अच्छा, ग्रुप्स कितने होने चाहिए? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये पूरी पीरियड टेबल है। अच्छा, अब मानो एक पार्टिकल है एक्स है, ध्यान से सुना, आंसर देना। एक पार्टिकल है एक्स, वो कहां है? ग्रुप 16 में है। उसने एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया, एक्स ए जेड, उसने एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया। उसका मास नंबर कितना कम होगा? 4। और एटॉमिक नंबर कितना कम होगा? 2। अच्छा, अगर एक्स का पोजीशन ग्रुप 16 में था, मान लो वो यहां था, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा वाई का। और वाई वाई कहां जाएगा? 2 पोजीशन। ये ऐसे मान लो, ये सपोज 8 है एटॉमिक नंबर, क्या इसका एटॉमिक नंबर मान लो 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, अगर ये 6 होता एटॉमिक नंबर, तो ये क्या होता? ऑक्सीजन। और ये क्या होता? कार्बन। तो वो कहां जाता? 1 पोजीशन, 2 पोजीशन। यहां क्या है? नाइट्रोजन। यहां क्या है? कार्बन। ये बात समझे? अगर एक एलिमेंट एक्स एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो कार्बन जैसा बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऑक्सीजन पहली बात तो एमिट ही नहीं करेगा। मैं तुम्हें समझाने के लिए बोलूं, ये बात समझ आई क्या? अगर कोई एलिमेंट एक्स अगर कोई एलिमेंट एक्स एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो इसको हम मान लेते हैं पेरेंट, और इसको क्या बोलेंगे? डोटर। तो अगर एक पेरेंट एक अल्फा एमिट करता है, तो डोटर की पोजीशन क्या होगी? 2 पोजीशन, राइट की लेफ्ट। एटॉमिक नंबर कम हो रहा है तो वो पीछे आएगा ना, ये बात समझे? इट इज 2 पोजीशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कोई डाउट है इसमें? इफ एन एलिमेंट एक्स एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, ये क्या पढ़ रहे हैं? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो। अगर एक्स है, वो एक अल्फा एमिट करता है, तो वो ग्रुप डिस्प्लेस होकर कहां जाएगा? 2 पोजीशन लेफ्ट। लेकिन अगर एक एक्स एक बीटा एमिट करता है, तो एक्स ए क्या बनेगा? जेड प्लस 1। अब मानो वो यहां पर है और उसने एक बीटा एमिट किया, तो वो कहां जाएगा? यहां पर ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 पोजीशन राइट। इसी को कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। ऑन एमिशन ऑफ वन alpha particle, the daughter element is 2 position on the left of the periodic table, and on emission of one beta particle, the daughter element is on the 1 position right on the periodic table। लिख लीजिए, कोई डाउट है इसमें? समझे? लिख लो, मैं लिखा देता हूँ, बोलने से अच्छा लिख ही देता हूँ। हाँ, बैलेंस से लेना मेरी जरूरत। हाँ, प्रोटॉन बढ़ गया ना। 9 में पीरियोडिक टेबल पढ़े ही नहीं है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनी है पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लिखो, ऑन एमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल, the daughter element is placed 2 position left on the periodic table as that of
पेरेंट एलिमेंट। दादा ये समझे? अच्छा, लेकिन ऑन एमिशन ऑफ one beta particle, the daughter element is placed one position right of the periodic table. With respect to the parent element.